के रखती है, इसीलिए वीनस सबसे गर्म प्लैनेट होता है। साथ ही इसके आसमान पर व्हाइट कलर के सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं जो कि सन से आने वाली मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वीनस सबसे चमकीला प्लैनेट भी होता है। वीनस अन्य प्लैनेट्स के कंपैरिजन में उल्टा घूमता है। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट वीनस क्योंकि अपने एक्सिस पर 180 डिग्री से झुका हुआ होता है, इसीलिए यह उल्टा घूमता है, यानी कि वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, बिल्कुल इसी तरह। वीनस का भी खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि इसका चंद्रमा नहीं पाया जाता। अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा और सबसे खूबसूरत प्लैनेट जो कि है हमारी मदरलैंड, और पूरे यूनिवर्स में इकलौता ऐसा प्लैनेट जहां पर अब तक लाइफ पॉसिबल हो पाई है। सो स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो यह नीले कलर की दिखाई देती है क्योंकि इसके सरफेस पर 71% पानी मौजूद है और 29% लैंड होती है। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्ट रहती है, जिस वजह से इस पर सीजनल वेरिएशन यानी कि ऋतु परिवर्तन होते हैं। अर्थ पर दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि कंप्लीटली आइस से बने होते हैं। इन्हें आर्कटिक और अंटार्कटिक आइस कैप के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अर्थ का एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम रोजाना ही अपनी अर्थ से देखते आ रहे हैं, जिसका नाम है मून, चंद्रमा। मगर अर्थ से हम मून का सिर्फ 59% ही देख सकते हैं। सो आपके सामने जो डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही हम अपने अर्थ से देख सकते हैं। इसका जो बैक साइड होता है, जो कि ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, यह हम अपने अर्थ से कभी नहीं देख सकते। सो ऐसा इसलिए क्योंकि जितने समय में मून अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक उतने ही समय में वह अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी कि इसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड एग्जैक्टली सेम होता है। इसी वजह से इसका बैक साइड जो कि ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, यह हम अपने अर्थ से कभी नहीं देख सकते। सो अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट जो कि है मार्स, मंगल ग्रह। इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके सरफेस पर आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए यह लाल कलर का दिखाई देता है। अर्थ और मार्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है। जिस तरह अर्थ पर एक दिन 24 आवर्स का रहता है, ठीक वैसे ही मार्स पर एक दिन 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स का होता है। मार्स पर भी अपने दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि ड्राई आइस यानी कि CO2 इन सॉलिड फॉर्म में बने होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस ड्राई आइस के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है, और अगर किसी तरह हम उस पानी को सरफेस पर लेके आए तो 37% मास जो है वो पानी से कवर हो सकता है, और यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जिस तरह हमारे अर्थ पर सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, ठीक वैसे ही पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन मार्स पर ही पाया जाता है। सो आपके सामने एक जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है, यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इसका नाम निक्स ओलंपिया या फिर इसे ओलंपस मॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। 22 किलोमीटर की हाइट होती है और माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा होता है निक्स ओलंपिया। मार्स के अपने दो नेचुरल सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। सो पहला नेचुरल सैटेलाइट है फोबोस, बहुत ही इरेगुलर और टेढ़े मेढ़े शेप का होता है फोबोस। और दूसरा नेचुरल सैटेलाइट है डीमोस, इसकी सरफेस काफी स्मूथ होती है। सो अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लैनेट जो कि है जुपिटर। यह पूरी तरीके से गैस से बना होता है। जुपिटर पर हम खड़े भी नहीं रह सकते, और जुपिटर अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से रोटेट होता है, जिस वजह से इसके सरफेस पर बहुत सारे तूफान बनते बिगड़ते रहते हैं। सो 17th सेंचुरी से एक तूफान अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सो आपके सामने यह जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है,
यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। इसे द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। यह तूफान इतना बड़ा है कि हमारी अर्थ जैसे 2 से 3 प्लैनेट्स इसमें समा जाए। तो इमेजिन कीजिए कि पूरा जुपिटर कितना बड़ा है। अगर जुपिटर की हमारी अर्थ से कंपैरिजन की जाए तो 1300 पृथ्वी 1300 अर्थ इस जुपिटर में समा सकते हैं। इतना विशाल यह जुपिटर होता है। सो जितना बड़ा जुपिटर उतने ही ज्यादा इसके नेचुरल सैटेलाइट। जुपिटर के 79 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो चलिए इनके 4 ऐसे नेचुरल सैटेलाइट देखते हैं जिन्हें गैलीलियन मून के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी डिस्कवरी गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप थ्रू की थी। सो फर्स्ट गैलीलियन मून इज आयो। बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल सैटेलाइट, बट उतना ही हानिकारक। जुपिटर के सबसे करीबी ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करने के कारण इसके सरफेस पर बहुत सारे वोल्केनोस एक्टिव रहते हैं, इसलिए काफी हानिकारक होता है आयो। दूसरा नेचुरल सैटेलाइट है यूरोपा। यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सो आपके सामने जो स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये है बर्फ की नदियां। तीसरा गैलीलियन मून है गैनीमेडी, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट। मर्क्यूरी से भी 10% बड़ा होता है गैनीमेडी। एंड फोर्थ गैलीलियन मून इज कैलिस्टो। इसके सरफेस पर बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, क्योंकि कैलिस्टो के पास भी खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटेरोइडिक इंपैक्ट होते रहते हैं। अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट, जो कि अपने रिंग के लिए बहुत फेमस होता है, एंड वो है सैटर्न। सैटर्न भी पूरी तरीके से गैस से बना होता है, और ऐसा माना जाता है कि सैटर्न का खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट उसी के करीब आकर फट गया, और सैटर्न की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके 10 पार्टिकल्स इसके अराउंड एक रिंग बना दिए हैं। सो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट सैटर्न के ही पाए जाते हैं। सैटर्न के 82 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो चलिए इसका एक नेचुरल सैटेलाइट देखते हैं जिसका नाम है टाइटन। सो जिस तरह हमारे अर्थ पर पानी की बारिश होती है, ठीक वैसे ही टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है। और जब हमारे अर्थ का निर्माण हुआ था, प्री हिस्टोरिक अर्थ का जैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेयर अब टाइटन पर मौजूद है। सो ऐसा माना जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में अभी भी यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। सो अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट, जो कि है यूरेनस। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट। यूरेनस अपने एक्सिस पर 98 डिग्री से टिल्ट रहता है। इसी वजह से सन रेज यहाँ तक ठीक से पहुंच नहीं पाती, इसीलिए यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। यूरेनस के 27 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो चलिए इसका एक नेचुरल सैटेलाइट देखते हैं जिसका नाम है मिरेंडा। हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा नेचुरल सैटेलाइट जो कि अपने एक्सिस पर कभी रोटेट ही नहीं होता। इस वजह से हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वह इसकी सिर्फ आधी ही तस्वीर ले पाए हैं, इसीलिए यह आपको सिर्फ आधा ही दिखाई दे रहा है मिरेंडा। अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट, जो कि है नेपट्यून। यह नीले कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसके सरफेस पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन की मात्रा पाई जाती है, जो कि रेड लाइट को एब्सॉर्ब करती है और ब्लू लाइट को एमिट करती है। नेपट्यून के 14 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। नेपट्यून पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि मीथेन के जो कार्बन पार्टिकल्स है वो कंडेंस्ड होकर डायमंड फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। सो अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का एक लास्ट ऑब्जेक्ट जिसका नाम है प्लूटो। सो 2006 के पहले यह भी हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना जाता था, बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की डेफिनेशन बनाई। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से प्लैनेट वही है
जो इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। फर्स्ट क्राइटेरिया वह एक स्टार के अराउंड यानी कि हमारा जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया इनका एक स्फेरिकल शेप होना चाहिए यानी कि इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हो कि वह एक स्फेरिकल शेप को होल्ड कर सके। एंड थर्ड क्राइटेरिया इनका खुद का एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट रहना चाहिए यानी कि 2 प्लैनेट्स एक दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो प्लूटो जो है वो इस थर्ड क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता था। वो नेपच्यून के ऑर्बिट को 22 साल के लिए क्रॉस करता था, इसीलिए इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है और इसके काफी छोटे साइज होने की वजह से इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और इसी के साथ हमारा सोलार सिस्टम और ये शो साइंस ऑफ स्फीयर यही समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।